हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो हाल ही में जेईई एडवांस 2023 का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया। आईआईटी गुवाहाटी ने बहुत ही बढ़िया पेपर फ्रेम करा था, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल पेपर्स आउट हुए, फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन बच्चों को काफ़ी परेशान करने लगा। बच्चों में हाहाकार मच गया कि आईआईटी गुवाहाटी ने भाई रिडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट कैसे गलत दे दी। भाई मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट होती है रिडबर्ग कांस्टेंट की, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। तो फिर आईआईटी गुवाहाटी ने जूल में कैसे दे दी रिडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट। आईआईटी गुवाहाटी इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकता है? क्या आईआईटी का लेवल गिर चुका है? क्या आईआईटी में वो बात नहीं बची है? ये तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है भाई कि रिडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। तो आईआईटी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? ये क्वेश्चन तो पक्का बोनस होना चाहिए। तो आइए इस बारे में बात करते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए और आईआईटी ने क्या करा क्या नहीं करा, सब बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो क्वेश्चन था कि हीलियम प्लस एक ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ रेडियस 105.8 पिकोमीटर टू द ऑर्बिट ऑफ रेडियस 26.45 पिकोमीटर। यानी कि एक ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम एक ऑर्बिट टू दूसरी ऑर्बिट, दोनों की रेडियस दी हुई है। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से जो फोटोन एमिट होगा उसका वेवलेंथ आपको नैनोमीटर में पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होती है 0.53 n² एंगस्ट्रॉम। लेकिन आपको क्वेश्चन में जो रेडियस दी हुई है ऑर्बिट की वो पिकोमीटर में दी हुई है। ठीक है, ये बात बोहर मॉडल के हिसाब से सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए लगती है। He+ हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ही ऑब्वियसली, ठीक बात है। तो He+ अगर हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो आपका जो रेडियस होगा nth ऑर्बिट का, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका पिकोमीटर में है। तो आपको गिवन है बोहर रेडियस 52.9 पिकोमीटर, तो आप इसी के टर्म्स में लिखोगे। आप ऐसे नहीं लिखोगे कि आपको याद है 0.53 n² एंगस्ट्रॉम, तो उसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करके 53 इंटू n² पिकोमीटर आप कर लो। 52.9 है दिया हुआ है तो 52.9 ही लोगे, अब आप 53 नहीं लोगे। ठीक है, तो 52.9 n² पिकोमीटर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आ गया अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। आप रेडियस आपको दी हुई है दोनों ऑर्बिट की, आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे। एटॉमिक नंबर यानी कि Z की वैल्यू He+ के लिए आपकी 2 हो जाएगी ऑब्वियसली। तो आप N की वैल्यू निकाल लोगे, एक ऑर्बिट के लिए आ जाएगी 2, एक ऑर्बिट के लिए आ जाएगी 1। यानी कि N=2 से N=1 तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है और इसकी वजह से एक फोटोन एमिट होगा। उसकी वेवलेंथ आपसे नैनोमीटर में पूछ रहा है। तो पहला हिस्सा तो हो गया। अब दूसरा हिस्सा क्या है भाई, आपको वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ निकालने के लिए उसने अपने को रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। भाई रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, यहीं तो सारा खेल अटक गया, क्योंकि इसने वैल्यू दी है 2.2 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अब रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो तो 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होती है, बिल्कुल, या 1/r की वैल्यू जो होती है वो 912 एंगस्ट्रॉम होती है। तो भाई ये इसने जूल में कैसे दे दी, ये सारी गलती कैसे कर दी, इसी के बारे में बात करते हैं। तो हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन होता है तो वेवलेंथ जो होती है एमिटेड क्या है अब्जॉर्ब फोटोन की, वो हम कैसे दिखते हैं 1/λ=RH² 1 और इनर ब्रैकेट के अंदर 1/NL² - 1/NH²। NL मतलब लोअर ऑर्बिट और NH मतलब हायर ऑर्बिट। सिंपली समझो NL मतलब छोटा वाला नंबर और NH मतलब बड़ा वाला ऑर्बिट का नंबर। ठीक है, तो आप इससे वेवलेंथ निकाल लेते हो ऑफ अब्जॉर्ब्ड या एमिटेड फोटोन। और यहाँ पे जो RH होता है उसको क्या बोलते हैं आप, रिडबर्ग कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, जिसकी आपकी यूनिट क्या आती है मीटर इनवर्स आती है और आपकी वैल्यू आती है 1.1 इंटू 10⁻7 आपकी वैल्यू आती है मीटर इनवर्स में। ठीक है, अब ये आपका जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ तो वेवलेंथ थी ऑफ अब्जॉर्ब्ड या एमिटेड फोटोन की, इसी फोटोन की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हमें ये बात पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन में दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी आपका स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि c से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ अब्जॉर्ब्ड या एमिटेड फोटोन बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। मैंने दोनों तरफ स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपका क्या बचा, आपका इधर राइट हैंड साइड पे क्या बचा आपका RH इन टर्म्स ऑफ लैम्डा मल्टीप्लाई बाय c। और इसी को आप क्या बोल दोगे भाई, स्पीड ऑफ लाइट क्या है कांस्टेंट है, और आपका रिडबर्ग तो ऑलरेडी कांस्टेंट था इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट बन गया। और इसको भी आपने रिडबर्ग कांस्टेंट ही बोला, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था, बाकी फॉर्मूला सेम ही बना रहा। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो RH इन टर्म्स ऑफ लैम्डा की वैल्यू तो एज इट इज आएगी और C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ले लोगे। तो RH यानी कि रिडबर्ग कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 3.3 इंटू 10⁻15 और इसकी यूनिट हो जाएगी सेकेंड इनवर्स। ठीक बात है, या फिर हर्ट्ज भी बोल सकते हो क्योंकि फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आप निकाल रहे हो। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं
जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ उसका पहले हमने देखा वेवलेंथ ऑफ अब्जॉर्ब्ड या एमिटेड फोटोन कैसे निकलेगा, फिर देखा फ्रीक्वेंसी ऑफ अब्जॉर्ब्ड या एमिटेड फोटोन कैसे निकलेगा। अब ये एनर्जी का जो ट्रांजिशन हुआ भाई, ये डेल्टा ई यानी कि चेंज इन एनर्जी कितनी होगी ये भी तो हम निकाल सकते हैं। तो भाई हमें ये भी पता है कि हमारी एनर्जी इन ट्रांजिशन कितनी होगी, आपकी hc/λ होगी। ठीक है, इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, आपकी hc/λ से दोगे इस फोटोन की एनर्जी को। तो अगर मैं बोलूँ कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगी, ठीक है, ये तो हमारी वेवलेंथ आ गई फोटोन की, फ्रीक्वेंसी आ गई, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगी वो हम कैसे देंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन देंगे आप hc/λ से। तो अगर मैं पहली वाला जो था अपना स्टैंडर्ड जो था, इसमें दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी hc से मल्टीप्लाई कर दूँ तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया hc/λ यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन, और राइट हैंड साइड क्या बन गया, रेडबर्ग कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय hc। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट c भी कांस्टेंट है, h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है और रेडबर्ग कांस्टेंट, तो रेडबर्ग कांस्टेंट है ही इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट करके हमने एक नया कांस्टेंट बना लिया, रेडबर्ग कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। बाकी का फॉर्मूला सेम बना रहा, और बाकी का फॉर्मूला सेम बना रहा, तो रेडबर्ग कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी क्या आ गया, आपने क्या करा 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या डाल दी 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, और सी की वैल्यू क्या डाल दी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आपकी रेडबर्ग कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी की क्या वैल्यू आ गई 2.178 इंटू 10⁻18, और यूनिट क्या, जूल। और अगर आप इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लोगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। चाहे तो किलो जूल पर मोल पे भी बदल सकते हैं हम, किसी भी यूनिट में इसको चेंज कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि भाई आपका कुछ भी हो, चाहे वेवलेंथ हो, चाहे फ्रीक्वेंसी हो, चाहे आपका एनर्जी ऑफ फोटोन हो, आप इसको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो चाहे वेवलेंथ हो, चाहे फ्रीक्वेंसी हो, चाहे एनर्जी हो, आप इसको किस फॉर्मूले से दोगे, RZ² और इनर ब्रैकेट के अंदर 1/nL² माइनस 1/nH², आप इस फॉर्मूले से इसको दोगे। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ में आई तो अब यहाँ पे ये एक और बात समझ में आनी चाहिए कि ये तीनों ही फॉर्मूले में आर क्या है, आपका रेडबर्ग कांस्टेंट ही है। बस जब आप वेवलेंथ निकाल रहे हो तो आपका रेडबर्ग कांस्टेंट क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ होगा। जब आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो तो आपका रेडबर्ग कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। जब आप एनर्जी निकाल रहे हो तो आपका रेडबर्ग कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी होगा, और उन तीनों की वैल्यू और यूनिट्स ऑब्वियसली अलग अलग ही होंगी। तो अगर हम एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल रहे हैं तो आपका रेडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा RZ² और इनर ब्रैकेट के अंदर 1/nL² माइनस 1/nH²। ये फॉर्मूला तो आपका सेम, जैसे वेवलेंथ निकालते हो तो भी यही, आपका फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो भी यही। ठीक है, आपका सब में फॉर्मूला यही रहेगा। बस अब एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल रहे हो तो RH का मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी कि आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। और यही हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि रेडबर्ग कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी 2.2 इंटू 10⁻18 जूल, जो कि हमने निकाला था। एग्जैक्ट कितना आया था 2.178, उसको राउंड ऑफ करके आप 2.2 लिख सकते हो, जो क्वेश्चन में दिया है वही लेंगे। तो जो हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन हुआ वो कितना हुआ, जो हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन हुआ वो आप इसी फॉर्मूले से लिख लोगे, और आपका रेडबर्ग कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जो होगा वो 2.2 इंटू 10⁻18 सब्स्टिट्यूट करोगे। RZ², Z आपका एटॉमिक नंबर जो कि हीलियम के लिए 2 होगा, इसका स्क्वायर, इनर ब्रैकेट के अंदर 1/nL², NL हमने निकाला था 1 आया था, और माइनस 1/nH² जो हमने निकाला था कि NH हमारा 2 आया था। ठीक है, रेडियस से जो हमने निकाला था, इसी का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन हमारा आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻18 जूल आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो वेवलेंथ निकालनी है एमिटेड फोटोन की। तो एनर्जी क्या होता है आपका, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, hc/λ हो जाएगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जब hc/λ हो जाएगा तो आपको एनर्जी ऑफ फोटोन पता है, लैम्डा आपको निकालना है, एच आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो दिया हुआ है वही लोगे। क्वेश्चन में दिया है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट की भी आपको वैल्यू दी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आपको अब वेवलेंथ निकालनी है, सभी SI यूनिट्स हैं तो वेवलेंथ आपकी मीटर में निकलेगी। जब इसे सॉल्व करोगे तो वेवलेंथ आएगी 3 इंटू 10⁻8 मीटर। इसको रीअरेंज करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, 30 इंटू 10⁻9 मीटर, और 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होते हैं। तो आपका लैम्डा यानी कि वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन कितना आ जाएगा इन दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, आपका 30 नैनोमीटर आ जाएगा।
इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो क्या आईआईटी ने गलती करी थी, अब आप खुद ही बताओ। नहीं, आईआईटी ने गलती नहीं करी थी, हमारी नॉलेज कम थी, हमें रिडबर्ग कांस्टेंट खाली इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ पता था। ये बात सही है कि रिडबर्ग कांस्टेंट अगर आपको कुछ नहीं, आपसे खाली ऐसी रिडबर्ग कांस्टेंट बोल दे तो आप बाय डिफॉल्ट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ही समझोगे, लेकिन उसने आपको यूनिट्स दी है तो आपको समझ में आना चाहिए कि रिडबर्ग कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी होता है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी होता है। तो सिर्फ एनसीईआरटी पे लिमिट नहीं कीजिए, ये नीट और मेंस का एग्जाम नहीं है, दिस इज जेईई एडवांस। तो इसमें आपको अपने नॉलेज को एक्सपैंड करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे आपको टेक्स्ट को रीड करना पड़ेगा और आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी आप इस रिसर्च ओरिएंटेड माइंड को इवॉल्व कर पाओगे और बढ़िया से क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में टैकल कर पाओगे। तो आया ना मज़ा कि रिडबर्ग कांस्टेंट भाई क्या था, अब अपने को समझ में आया। एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे हमारे, स्वीडिश फिजिसिस्ट जो रिडबर्ग थे, जिन्होंने इस कांस्टेंट की वैल्यू दी थी, तो उनको भी नहीं पता था कि ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2023 में तहलका मचा देगा। और इतना आसान क्वेश्चन था जिसकी वजह से, बस इस चीज़ की वजह से, रिडबर्ग कांस्टेंट की वजह से, इस यूनिट की वजह से बच्चे इस आसान क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाए। तो इतना आसान क्वेश्चन आने के बावजूद भी बच्चों ने गलती कर दी। यही एडवांस करवाता है कि आसान क्वेश्चन देता है, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न कर देता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वेवलेंथ हो, फ्रीक्वेंसी हो, चाहे आपकी एनर्जी हो फोटोन की, फॉर्मूला वही रहेगा RZ², इनर ब्रैकेट के अंदर 1/L² - 1/h²। बस रिडबर्ग कांस्टेंट अलग अलग टर्म्स में होगा जिसकी वैल्यू और यूनिट अलग अलग हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन एकदम सही था, इसका करेक्ट आंसर 30 ही है और कोई बोनस होने की ज़रूरत नहीं है। जब आईआईटी ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ करेगी तो आंसर 30 ही होगा, इसमें कुछ बोनस नहीं है, एकदम करेक्ट है क्वेश्चन। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।